हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विद यू में। अभी तक हम लोगों ने जो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग जो है वो आपकी अर्थशास्त्र से संबंधित जो कक्षा 12वीं से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग बिल्कुल क्लास के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। क्लास के लास्ट में आपको जो है वो 75 समथिंग जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आपको उनको देखना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। याद आपको करना है उनको, ठीक है। मैं आपको उनको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, वेस्टर्न शास्त्र की कोई विशेषता बतानी है आपको, कितनी विशेषता है। 2 नंबर में आ सकता है और 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग है कि आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। मतलब आर्थिक समस्या कौन कौन सी होती है, आपको उनको परिभाषित करना है। आर्थिक समस्याओं के बारे में आपको उसमें बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो सरकार की आर्थिक नीतियों में जो है वो सहायता किस प्रकार करना है, आपको उसको बताना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग है इस चैप्टर का कि अवसर लागत से क्या आश्चर्य, मतलब अवसर लागत से आप क्या क्या समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था से क्या आश्चर्य, मतलब देश की अर्थव्यवस्था क्या किस प्रकार की होती है, तो आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर उत्पन्न संभावना वक्र, मतलब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। फिर कौन सा है उत्पन्न संभावना वक्र क्या है। फिर आपको अगला क्वेश्चन दिखता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, वो ये क्वेश्चन आ सकता है 100% कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है। मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हमको सुधार लाना है तो उसकी मेन समस्या कौन सी थी, मूलभूत समस्या कौन सी है, केंद्रीय समस्या कौन सी हो सकती है, इसके बारे में आपको बताना है इसमें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अगर बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए आप व्यष्टि और समष्टि का अंतर याद करते हैं, अगर समझते हैं उसको, तो आप लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय, ये क्वेश्चन भी इसमें याद कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से क्वेश्चन क्या है, ये भी इसमें याद कर सकते हैं, आपको समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसका आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, अनार्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। अगर क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक क्रिया के बारे में समझाइए तो आप आर्थिक क्रिया लिखिएगा अलग, ठीक है। और अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आपको उसमें खाली अनार्थिक क्रियाओं के बारे में ही बताना होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र विश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, तुम्हारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन कल के एग्जाम में आना मतलब आना है। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता कौन कौन सी होती है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता, विशेषता और मान्यता दोनों में अलग अलग होती है, ठीक है। अंतर होता है दोनों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, आपको मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर 2 हम लोगों का, इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर देखते हैं चैप्टर 2 के हम लोग के। तो इसमें कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि सम सीमांत उपयोगिता नियम को परिभाषित कीजिए। मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम कौन कौन सी मान्यता होती है, परिभाषा बतानी है आपको इसमें, ठीक है। फिर हम देखते हैं तटस्थ वक्र किसे कहते हैं, तटस्थ वक्र की परिभाषा बतानी है आप लोगों को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो है उसका क्या बोल रहा है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। कीमत रेखा के बारे में बताना है आपको। फिर मांग की परिभाषा, डेफिनेटली मांग से संबंधित क्वेश्चन आपका आएगा, तो मांग की परिभाषा पढ़ के जाइए, क्योंकि मांग की परिभाषा आप किसी भी क्वेश्चन में जो मांग से पूछा गया है, अगर विस्तार पूछा था आप उसमें मांग की परिभाषा लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के, ठीक है। ध्यान दीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो। फिर अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का कि सामान्य वस्तुएं से आप क्या समझते हैं, सामान्य वस्तु होती क्या है, नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। फिर क्या है व्यक्तिगत मांग तरीका किसे कहते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मांग तरीका कहते हैं हम लोग, ठीक है। फिर अगर मान लो कि गिफिन का विरोधाभास भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। इस चैप्टर में से लगभग आपको 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का कि मांग की कीमत लॉस से आपका समझते हैं, मतलब मांग की कीमत लॉस क्या है। फिर मांग की आय लॉस से आपका समझते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि मांग की आड़ी लॉस से आपका समझते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा उनको, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझेगा। क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा लिखी, उपभोक्ता संतुलन कैसे करते हैं उसकी परिभाषा क्या है, इसको आपको बतानी है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग कहेंगे कुल उपयोगिता से आपका समझते हैं या तुष्टि गुण से आपका समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है वो, ठीक है। कुल उपयोगिता से आपका समझते हैं और तुष्टि गुण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्या बोल रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता से आपका समझते हैं, सीमांत उपयोगिता के बारे में बताना आपको उसमें, ठीक है। फिर अगला आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से हम लोग को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का कि देखिए ध्यान दीजिएगा, बजट रेखा की प्रवणता के नीचे की ओर क्यों होती है समझाइए, मतलब बजट रेखा क्या है, ठीक है। बजट सेट क्या है, बजट लाइन क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि तटस्थ वक्र से आप क्या समझते हैं, तटस्थ वक्र की विशेषताओं की मान्यता लिखिए। बजट रेखा या कीमत रेखा को स्पष्ट कीजिए। देखो आपको बजट रेखा और कीमत रेखा दोनों स्पष्ट हो रही है, ठीक है। बजट रेखा
कीमत रेखा और बजट लाइन तीनों एक ही क्वेश्चन अगर आता है तो, कि बजट रेखा से क्या आशय तो भी आपको इसमें यही आंसर लिखना है, कीमत रेखा से क्या आशय तो भी आपको यही आंसर लिखना है, और बजट लाइन से क्या आशय तो आपको भी यही आंसर उसमें लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग के नियम की कोई विशेषता लिखनी, 4 विशेषता पूछेगा वैसे तो, ठीक है 3 या 4 नंबर में आपको पूछेगा। उसके बाद मांग के नियम की मान्यता लिखिए, मांग के नियम की मान्यता कौन कौन सी आपको ये बतानी उसमें, तो मांग के नियम की मान्यता आपको उसमें लिखनी होगी। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का ध्यान देखो, देखो क्या बोल रहा है कि मांग की कीमत लोच से क्या आशय, मतलब मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, ठीक है आशय है क्या समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता बजट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उपभोक्ता बजट के बारे में बताना आपको इसमें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, तो अगला क्या बोल रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा देखिएगा, है ना। मांग वक्र एवं मांग का नियम क्या है लिखिए। ठीक है, मांग वक्र और मांग के नियम के बारे में आपको इसमें बताना है ना। देखते हैं हम लोग, तो अगला क्या बोल रहा है हम लोगों का कि मांग के नियम की विशेषता बताते, मांग के नियम बताइए। मांग वक्र ढाल नीचे की ओर क्यों होता है, मतलब मांग के नियम की क्या विशेषता होती है, मांग वक्र होता है क्या, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर मांग की कीमत लोच का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखिए अब इनमें से डेफिनेटली आपका 2 नंबर का क्वेश्चन एक बन रहा है कल, स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, पूरक वस्तु किसे कहते हैं। अगर वो अंतर नहीं पूछता है, अगर पूछता है कि स्थानापन्न वस्तु क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, और पूरक वस्तु क्या होती है आपको इनके बारे में भी बताना पड़ेगा। फिर अगला क्या है, व्यक्तिगत मांग क्या होती है, मतलब किसी व्यक्ति की मांग होती है, जो बाजार मांग जो मतलब संपूर्ण पूरे बाजार की होती है, किसी क्षेत्र विशेष की होती है ना। अगला देखते हैं हम लोग, तो अगला क्या बोल रहा है कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, मतलब उत्पादन फलन होता क्या है। ठीक है, फिर उत्पादन फलन कितने रूप में होते हैं। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उत्पत्ति हास नियम की परिभाषा लिखिए। ठीक है, लास्ट में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, है ना। उसके बाद आंतरिक एवं बाह्य बचत कब प्राप्त होती है, उत्पादन लागत से आप क्या आशय है, वास्तविक लागत से आपका क्या तात्पर्य है, अवसर लागत किसे कहते हैं, स्थिर लागत किसे कहते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील लागत से आपका क्या आशय है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि फर्म के सामने से क्या आशय है, मतलब फर्म का सामने से आप क्या समझते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो फलक या फंक्शन वाला पढ़ के जाइए, क्वेश्चन अच्छा है। इसमें 2 बंडलों की बात चल रही है, एक में 2 वस्तुओं की बात चल रही है, एक वस्तु की एक्स, एक की वाई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है उत्पादन फलन की मान्यता बताइए। 101% क्वेश्चन आ सकता है कल के एग्जाम में आपका। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे क्या बोल रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कि उत्पत्ति हास नियम की क्रियाशीलता के कारण स्पष्ट कीजिए। तो आप पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, फिर आगे का देखते हैं हम लोग अगला हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिएगा कि स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए, मतलब स्थिर लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है, आपको उन दोनों में अलग अलग अंतर बताना है। ये स्थिर लागत करके पूछ सकता है और परिवर्तनशील लागत करके भी वो एग्जाम वाला पूछ सकता है। फिर उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं, उत्पादन लागत होती क्या है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोगों का, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा समझिएगा इसको। ठीक है, आगे क्या अगला कि उत्पादन फलन की विशेषता बताइए, मतलब उत्पादन फलन की क्या विशेषता होती है आपको इसके बारे में बताना है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोगों का कि उत्पादन फलन को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछ सकता है ना, वो तो पढ़ के जाइएगा, उत्पादन फलन को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, आपको पढ़ के जाना है उसको। मगर आगे देखते हैं हम लोग, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सब मैं आपको ना, आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को वो हल्की में ना लीजिएगा और सही से पढ़ाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो अगला क्या बोल रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता क्या है, उसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे क्या बोल रहा है, तो देखिए कीमत रेखा से रेखा क्या है। ठीक है, पूर्ति का क्या अर्थ है ना। उसके बाद देखते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता क्या क्या होती है। ठीक है, अगला है साम्य, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन हम लोग का कि साम्य फर्म की कोई 2 विशेषता लिखी, साम्य फर्म की विशेषता पूछ सकता है वो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि पूर्ति की प्रकाश स्पष्ट कीजिए, पूर्ति कितने प्रकार की होती है, तो बाजार पूर्ति होती है, अल्पकालीन पूर्ति, दीर्घकालीन पूर्ति होती है, सामूहिक पूर्ति होती है और संयुक्त पूर्ति होती है। 5 प्रकार दिए हैं आपको, कोई भी 4 प्रकार इसमें से याद रखने हैं आपकी पूर्ति के प्रकार में से, है ना। फिर अगला क्या है कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए, मतलब वस्तु की पूर्ति प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व यही होते हैं, है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए दीर्घकालीन पूर्ति किसे कहते हैं, अल्पकालीन पूर्ति किसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें, है ना। फिर देखते हैं बाजार संतुलन वाला चैप्टर हम लोग का, तो बाजार संतुलन से क्या बोल रहा है, देखो तो बाजार संतुलन से क्या बोल रहा हूँ कि संतुलन मूल्य से क्या आशय है। ठीक है, उसके बाद क्या है साम्य मूल्य से क्या आशय है आप लोगों का, है ना। प्रशासनिक कीमत क्या होती है, प्रशासन द्वारा तय की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रशासनिक कीमत बोलते हैं हम लोग। फिर एक कीमत रेखा या कीमत सीमा क्या है, ठीक है, कीमत तल क्या है, ठीक है, कीमत सीमा के फल, ठीक है, ये आप दोनों लिख लें उसका, नीचे वाला आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग आ सकता है, बाकी ऊपर दोनों में से आपके आ सकते हैं, तो आप उसको पढ़ेगा जरूर। ठीक है, तो कीमत सीमा तथा कीमत तल निर्धारण की विशेषता बताइए कि कीमत सीमा और कीमत तल निर्धारण करने की विशेषता कौन कौन सी होती है। ठीक है, फिर कीमत सीमा के 4 परिणाम बताइए, कीमत सीमा के 4 परिणाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हम लोग पार्ट 6। ठीक है,
पार्ट 7 देखते हैं हम लोग हमारा। तो उसमें क्या बोल रहा है, देखो अभी तक मैंने आपको व्यष्टि पूरा इकाई एक प्रश्न पढ़ाया था। अब हम समष्टि जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आप शाम तक आप लोगों को वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, ध्यान से देखिएगा क्लास को, ठीक है। थैंक यू सो मच।